आज हम बात करेंगे कामायनी की। कामायनी की जो व्याख्या थी वो आपको मैं बता रही थी कि जल प्रलय के बाद जब हमारी पृथ्वी पूरी तरह डूब चुकी है और चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं कोई जीवन का संकेत मनु को दिखाई नहीं दे रहा है और उनकी जो मानसिक स्थिति है उसका चित्रण यहाँ पर किया है कवि ने कि किस तरह से मनु की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है और वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। कहानी का जो रेफरेंस था, संदर्भ था, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि पृथ्वी पर जल प्रलय की स्थिति है, कोई जीव कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और मनु अकेले उस हिमालय के शिखर पर बैठे हुए सोच रहे हैं। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कि ऊंचे हिमालय की चोटी पर, एक ऊंची चोटी पर, उस शिखर पर मनु बैठे हुए हैं और एक शिला की शीतल छां में अपने आप को छुपा रखा है या ओट में है और एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वो एक पुरुष, वो एक मनु भीगे हुए नेत्रों से, सजल नेत्रों से ये देख रहे थे कि पूरी तरह ये पृथ्वी डूब चुकी है। प्रलय चारों तरफ उनको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। नीचे जल था, नीचे पानी भरा हुआ था और ऊपर हिम था, ऊपर हिमालय था, हिमालय भी बर्फ़ से ढका हुआ है। एक तरल था, एक सघन। जो नीचे पानी है जो बह रहा था वो तरल था और एक सघन। पानी ऊपर भी पानी ही है लेकिन वो सघन हो गया है, वो जम गया है, वो गहरा हो गया है और वो बर्फ़ है। बर्फ़ जब पिघल रही है तो पानी हो रही है, नहीं पिघल रही है तो गाढ़ा ठोस रूप पानी का बर्फ़ है। एक तत्व की ही प्रधानता। तो मनु अपने मन में विचार करते हैं कि एक ही तत्व की प्रधानता है। एक ही तत्व क्या है? जल। एक ही तत्व की प्रधानता है, कहो उसे जड़ या चेतन। तुम उसको चाहो तो जड़ कह सकते हो, चाहो तो तुम चेतन कह सकते हो। जब जल बहता हुआ निकलता है तो वो चेतन है, वो पेड़ उगाता है, वो जीवन देता है, सजीव करता है और जब वो जम जाता है तो वो जड़ हो जाता है। जब बर्फ़ जम जाती है तो जड़ हो जाती है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी से हृदय समान। दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक वो फैला हुआ था हिम, वो बर्फ़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और ऐसा लगता था मनु को जिस तरह उनका हृदय स्तब्ध है। अचानक स्तब्ध हो जाना, ठिठक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, समझ नहीं आना कि क्या करना है। जैसे उनका हृदय हो रहा था ऐसे ही उनको लग रहा था कि जैसे ये बर्फ़ भी चारों तरफ फैली हुई है और स्तब्ध हो गई है। और ये स्वाभाविक सी बात होती है कि जब हमारी जैसी मनोस्थिति होती है हमें प्रकृति भी वैसी ही लगने लग जाती है। हमारा मन अगर दुखी है तो हमें प्रकृति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसकी अच्छी हवाएं, उसका सौंदर्य हमें प्रभावित नहीं करता है। चाहे हमारे सामने कितनी भी खूबसूरत प्रकृति फैली हुई हो लेकिन फिर भी हमारा मन उस निराशा में डूबा रहता है। और जब हमारा मन अच्छा रहता है तो प्रकृति भले ही इतनी खूबसूरत ना हो लेकिन फिर भी वो हमें सौंदर्य से परिपूर्ण दिखाई देती है। यही स्थिति यहाँ पर मनु की है। और यहाँ तो स्थिति भी विपरीत है कि चारों तरफ पानी ही पानी और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। पवमान जो हवा, घूम घूम कर जो हवा टकरा रही थी शिला से, नीरवता सी, चारों तरफ ऐसा लगता था जैसे नीरवता फैल गई हो, कहीं कोई आभास नहीं है। और वो जो मनु बैठे हुए हैं, तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता शमशान में समाधि लगाकर बैठा हुआ है, जैसे कोई तपस्वी, जवान तपस्वी साधना कर रहा है और कहीं कुछ उसको विचलित या उसको एक तरह से ये कहें कि शमशान में जिस तरह शांति होती है उसी तरह चारों तरफ शांति छाई हुई है। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का, नीचे जो प्रलय सिंधु, जो समुद्र भरा हुआ था पानी का,
पूरी तरह से पानी ही पानी जो प्रलय में चारों तरफ छाया हुआ था, होता था सकरुण अवसान। जब वो लहरें टकराती थी, आ के उस चट्टानों से टकराती थी, तो ऐसा लगता था जैसे वो भी करुणा से युक्त हो रही है। सकरुण, सकरुण मतलब करुणा से युक्त हो रही है, उनका हृदय भी द्रवित हो रहा है और वो बार बार टकरा कर समाप्त हो रही है। अवसान मतलब समाप्त हो जाना, बीत जाना। तो बार बार वो लहरें आती, टकराती और फिर समाप्त हो जाती। फिर उदाहरण दिया है कवि ने, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। ऐसा लगता था कि उसी तपस्वी के समान ये देवदार के वृक्ष भी बच गए हैं, और ये देवदार के दो चार वृक्ष बचे हुए हैं, वो भी ठिठक कर जैसे खड़े हैं। हुए हिम धवल, जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। और वो पेड़, जो देवदार के पेड़ थे, वो भी पूरे बर्फ़ से ढक गए हैं। हिम धवल, बर्फ़ से ढक गए हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो पेड़ भी पत्थर के बन गए हैं और ठिठुर रहे हैं, और इसी तरह वो अड़े हुए खड़े हैं। ये आज हम इतनी ही व्याख्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको समझना बहुत आवश्यक है कि जितनी आपको व्याख्या पढ़ाई जा रही है उतनी आपको समझ में आए। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया था, आप एक बार इसको दोबारा अच्छे से सुने, और जो भी लाइन, जो भी शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है, वो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।